नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्लासेस परीक्षा जंक्शन में। और मैं रोहित सर। पीसीएस की जो आगामी 14 मई को परीक्षा होने वाली है, उसके लिए मैं भारतीय संविधान की जो क्लासेस करवा रहा हूँ, बहुत बेनिफिशियल क्लासेस होने वाली हैं। इसके अतिरिक्त कुछ भी ना पढ़िएगा, आपका पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में एक एक प्रश्न यहीं से उतर कर आपको जो है प्रश्न पत्र में देखने को मिलेगा। संविधान का दावा नहीं, पूर्ण विश्वास है। ठीक है ना। तो नागरिकता जो भी चैप्टर है, नागरिकता आज हम लोग कई सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं, भाग पढ़ चुके हैं, संविधान का परिचय पढ़ चुके हैं, उद्देशिका पढ़ चुके हैं, कई सारे तमाम चैप्टर हम लोग क्लियर करते हुए आज नागरिकता तक पहुंचे हैं। नागरिकता चैप्टर, ठीक है ना। नागरिकता में हम लोग सबसे पहले हम लोग नागरिकता में पढ़ेंगे क्या। देखो, पढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग जब भी पीसीएस स्तर की परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उनके दिमाग में दो तीन चीजें रहती हैं कि संसद वाला चैप्टर पढ़ लेंगे, मंत्रिपरिषद वाला चैप्टर पढ़ लेंगे, दो चार चैप्टर 6 चैप्टर उनके दिमाग में रहते हैं, बस वही पढ़ के जाते हैं। और फिर जब एग्जाम हो जाता है तो हाय तौबा मचाते हैं, एग्जाम में कुछ फंसा ही नहीं जितना हमने पढ़ा है। ऐसा नहीं, सारे आपके लगभग 35 से 40 चैप्टर डिफाइन हैं आपके सिलेबस में, और एक एक प्रश्न वहीं से आता है। जरूरी नहीं कि हर चैप्टर से प्रश्न आए, लेकिन आपको जो तैयारी करनी होगी वो हर चैप्टर से ही तैयारी करनी होगी। तो मेरा एक पूरा जो है शेड्यूल है कि मैं पूरा 35 से 40 लेक्चर जितने भी बन सकेंगे, 35 हो गए तो 35, 40 होंगे तो 40, मैं लेक्चर पूरे आपको कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, पूरे चैप्टर आपको कंप्लीट करवाऊंगा ताकि आपको परीक्षा में किसी प्रकार की दुविधा का सामना न करना पड़े और सारे प्रश्न आप बहुत आसानी के साथ हल करने में सक्षम हो सकें। ठीक है, तो जो 14 मई के लिए है, और मुझे लगता है जो 14 मई के लिए तैयारी करवा सॉरी मुझे जहां तक लगता है कि मार्च में आपका ये संविधान वाला चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूंगा। इतिहास आपकी पैरेलली चली रही है, इतिहास भी मार्च मिड तक मैं कंप्लीट कर दूंगा। मार्च मिड तक मान के चलिए आपका इतिहास भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद ज्योग्राफी और ये सब आगे चलेंगे। विश्वास करिए कि जितने भी चैप्टर, जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, सब एक एक आपको रटवा दूंगा, कंठस्थ करवा दूंगा। करंट अफेयर्स इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। देखिए, ये कोई दावा नहीं होता कि मेरे पढ़ाने से सब कुछ आ गया, मेरे पढ़ाने से सब कुछ आ गया। ये एक अनुभव की बात होती है। अनुभव है हमारा, और उस अनुभव के का प्रयोग आप करिए, उस अनुभव का सदुपयोग करिए। नहीं तो 5-7 साल आप दीजिए, आपको भी ये अनुभव आ जाएगा और फिर आप जो दूसरों को मार्गदर्शन देने में सक्षम हो जाएंगे। लेकिन आप मार्गदर्शन लेकर, कोई मार्गदर्शन देना नहीं चाहता है, लोग सफलता पाना चाहते हैं और अपने रास्ते चलना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं, जिनको लगता है कि नहीं बहुत ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, बहुत सारी पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं, अगर उन पारिवारिक जिम्मेदारियों का जल्दी से जल्दी निर्वहन करना चाहते हैं तो आप पढ़ाई करिए, केवल ज्यादा दिमाग पर जोर मत दीजिए। और दोस्तों, एक सलाह देना चाहता हूं मेरी सलाह मान लीजिएगा एक बड़े भाई के नाते, एक एजुकेटर, एक शिक्षक के नाते, कि ज्यादा कंटेंट इकट्ठे मत करिएगा कि इस कोचिंग के भी नोट्स ले आ रहे हैं, उस कोचिंग के भी नोट्स ले आ रहे हैं, इनके भी सिलेबस जो है पीडीएफ स्कैन करवा कर, वो प्रिंट आउट निकलवा कर रखे ले रहे हैं। मैं देखता हूँ तमाम संविधान के या फिर किसी भी सब्जेक्ट के देखते हैं, एक आदमी के पास, एक छात्र के पास कम से कम 10-10 कोचिंग के सेट रखे रहते हैं। क्या फायदा ऐसे सेट का तैयार करने का? क्या ये नागरिकता वाला चैप्टर कहीं और कुछ और लिखा मिल जाएगा क्या आपको? आप उसी में पढ़ते रहते हैं ना। आप तैयारी पीसीएस की कर रहे हैं, आप सिलेबस आईएएस का उठाए हुए हैं, आप तैयारी आईएएस की कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग यूपी ट्रिपल एससी की भी तैयारी उसी में झोंके रहते हैं। सब मतलब उनको पता ही नहीं कि डायरेक्शन ही नहीं पता है। रेलवे वाले भी उसी में, रेलवे वाले भी नोट्स लिए पढ़े, सारे नोट्स उनके पास हैं, सारे नोट्स। पढ़ना किसी से नहीं है, पढ़ किसी से नहीं पा रहे हैं। और जब लास्ट के एग्जाम का एग्जाम वाली लास्ट की रात आती है तो लगता है यार, अरे कुछ हमने पढ़ा ही नहीं है। फिर सबसे पतली किताब ढूंढी जाती है। कौन सी पतली किताब? इन सारी किताबों में सबसे पतली किताब है। रात भर प्रेशर लेते हैं, उस किताब को पढ़ने का प्रयास करते हैं और वो भी नहीं कंप्लीट हो पाती है, और हड़बड़ाहट में जाकर एग्जाम देते हैं और एग्जाम कंप्लीट खराब हो जाता है। ठीक, इन सब चीजों से बचने के लिए आप छोटे से नोट्स पकड़िए, किसी भी कोचिंग का हो, किसी भी संस्थान का हो, या स्वयं का बनाया हुआ हो, थोड़ा सा पढ़िए और उसको कई बार पढ़िए। यही एक आपकी सफलता का मूल मंत्र है। ठीक, थोड़ा ज्यादा बातें हो चुकी हैं, अब हम लोग नागरिकता वाले चैप्टर में चलेंगे। देखिए, नागरिकता सब लोग जानते हैं। नागरिकता, हमें भारत की नागरिकता प्राप्त है, कोई अमेरिका की नागरिकता लिए हुए, कोई ब्रिटेन की नागरिकता लिए हुए, हर जगह की नागरिकता। नागरिकता का मतलब एक ऐसा प्रमाण पत्र
जो ये बताता हो कि आप भारतीय हैं। नागरिकता का मतलब, भारतीय नागरिकता का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा प्रमाण पत्र जो ये बताता हो कि आप भारतीय हैं। जैसे आधार कार्ड है, वो बताता है ना कि आप भारत के नागरिक हैं। तो ऐसा हमारे देश में प्रावधान है एक नागरिकता का, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक। कौन से अनुच्छेद से लेकर? अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद तक 11 तक। और अगर हम संविधान में हमने भाग पढ़ा है तो हमने कहा था भाग दो नागरिकता, दो नागरिकता। तो भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है और उसमें 5, 6, 7, 8, 9 और 10 और 11, 5 से लेकर 11 अनुच्छेद तक में हमारी नागरिकता का वर्णन है। क्या नागरिकता है वो हम अभी पर चर्चा करेंगे। बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान, ऐसा नहीं कि आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, आप आंध्र प्रदेश के नागरिक हैं और आप भारत के नागरिक, ऐसा नहीं। आप चाहे किसी भी प्रांत से हो, चाहे किसी क्षेत्र से हो, चाहे कहीं से भी हो, आप अगर भारत के अंदर निवास करते हैं तो आप केवल और केवल कहाँ के नागरिक हैं? भारत के नागरिक हैं। यानी एकल नागरिकता का प्रावधान है हमारे यहाँ, एकल नागरिकता। और ये एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? एकल नागरिकता हमारे ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन। जैसे भारत में एकल नागरिकता है वैसे ही ब्रिटेन में एकल नागरिकता है। यानी भारत और ब्रिटेन आपसे एकल नागरिकता के संबंध में समान है। अभी हम लास्ट में चर्चा करेंगे प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं पीसीएस में, ठीक है। तो भारत और ब्रिटेन एकल नागरिकता का प्रावधान है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक और भाग 2 में इसका वर्णन है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपकी जो नागरिकता संबंधी शक्ति, जैसे आप नागरिक रहेंगे या नहीं रहेंगे। मान लीजिए किसी ने विद्रोह कर दिया, देशद्रोह कर दिया, अब आप नागरिक रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये कौन डिफाइन करेगा? किसके पास शक्ति है? क्या आपके मुख्यमंत्री के पास शक्ति है या प्रधानमंत्री के पास शक्ति है, राष्ट्रपति के पास, किसके पास शक्ति है? कौन नागरिकता के संबंध में कानून बनाता है? वो केवल और केवल किसके पास शक्ति है? संसद के पास, हमारी संसद के पास शक्ति है, जो कि नागरिकता के संबंध में नियम कानून बना सकता है। यहाँ थोड़ा टफ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कठिन भाषा में लिखा हुआ है कि नागरिकता संबंधी विधि बनाने की शक्ति, विधि का मतलब होता है कानून, नागरिकता संबंधी विधि बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है, भारतीय संसद के पास है। और ये एक नियमावली आई थी 1955 में। कौन सी नियमावली? 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम। कौन सी नियमावली बनी थी? भारतीय नागरिकता अधिनियम। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नागरिक की अधिनियम 1955 किससे संबंधित है? भारतीय नागरिकता से संबंधित है, ठीक है। अब भारतीय नागरिकता अधिनियम में क्या लिखा हुआ है? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में क्या वर्णित है कि आप 5 तरीके से भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। आप 5 तरीके से भारत की, आप भारत में रहते हो तो यार इतना तुमको पता ही होना चाहिए, नहीं कोई निकाल के बाहर कर देगा भारत से, चुटकी में गर्दन दबाएगा और बाहर कर देगा भारत के। तो तुमको पता होना चाहिए कि भारत की नागरिकता अगर बाहर कर भी दियोगे तो पता होना चाहिए कि 5 तरीके से हम भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन सी भाई? जन्म से, अगर आप जन्म से भारत में रह रहे हैं, भारत के नागरिक हैं, तो आप नागरिक हैं यहाँ के, ठीक है। या आपकी दूसरा है वंश से, वंश परंपरा से, आपके वंशज भारत के नागरिक हैं, ठीक है ना, भारत की नागरिकता लिए हुए हैं, तो आप भी भारत के नागरिक कहलाएंगे। जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण के माध्यम से। अभी इसके आगे चर्चा करेंगे पंजीकरण के माध्यम, जिससे रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं आप लोग। जैसे अभी पीसीएस का फॉर्म भरेंगे तो ओटीआर आया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वैसे ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं होता है वहां पे केवल रजिस्ट्रेशन होता है अगर आप भारतीय मूल के हैं। छोटी सी बात, पंजीकरण वाली हम बात समझा रहे हैं, पंजीकरण वाली बात समझा रहे हैं तीसरे नंबर की, कि आप पंजीकरण के द्वारा कैसे भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में अगर चर्चा करें तो हम बताना चाह रहे हैं। देखिए, मान लीजिए आप जो हैं, आप नौकरी नहीं पाए, चले गए विदेश रहने, ठीक है ना, काफी समय विदेश में व्यतीत किए, ठीक है। आपकी भारत की नागरिकता चली गई, आपने विदेश में जाकर विदेश की नागरिकता प्राप्त कर ली। समझिएगा बात को मेरी, आपने विदेश में जाकर विदेश की नागरिकता प्राप्त कर ली, तो अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर आपने विदेश की नागरिकता प्राप्त कर ली तो भारत की नागरिकता आपकी समाप्त हो गई, ठीक। अब आ गई जहां जिस देश में रह रहे हो तुम, वहां आ गई मंदी, तुम्हारी नौकरी छीन ली गई और तुम भगे तुमको देश की याद आएगी, अपने भारत देश की, प्यारे भारत देश की याद आएगी। तुम भग के कहाँ आओगे? वापस आओगे कहाँ? इंडिया। अब तुमको इंडिया इतनी आसानी से नागरिकता नहीं देगा, वो कहेगा पहले तुम रजिस्ट्रेशन कराओ। यानी तुम भारतीय मूल के हो तो तुम सबसे पहले क्या कराओगे? रजिस्ट्रेशन कराओगे। मैं एक शब्द बोल रहा हूं, भारतीय मूल के। तुम रहने वाले तो भारत के थे ना, तुम नौकरी के संदर्भ में गए थे कहाँ पे? विदेश। वहां पे तुमको भगा दिया गया तो तुम फिर वापस आए हो,
तो अब तुम भारतीय मूल के तो हो लेकिन भारतीय नागरिक नहीं हो। तुम भारतीय मूल के हो तो तुमको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जिस तारीख को तुम आए हो यहाँ पे उस तारीख को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और तुमको ये दिखाना पड़ेगा कि हम भारत में 7 वर्ष तक, 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, ध्यान रखना इसलिए उंगलियों में काउंट करवा रहे हैं, दूसरे हाथ का प्रयोग इसलिए किए हैं ताकि लोग दिमाग में रखते हैं 5 साल, 5 नहीं दूसरे हाथ का प्रयोग कर रहे हैं 7 साल। 7 साल भारत की धरती पर तुम समय बिताओगे और रजिस्ट्रेशन के द्वारा यानी पंजीकरण के द्वारा तुम क्या कहलाओगे, भारतीय नागरिक कहलाओगे। ये ध्यान रखना इस चीज का, जब भी पेपर में प्रश्न पत्र में आए तो यहाँ लड़के गड़बड़ कर देते हैं। पंजीकरण के द्वारा आप कितने साल बिताना चाहिए, 7 वर्ष के लिए। और पंजीकरण के द्वारा एक फैसिलिटी किसको दी गई है, भारतीय मूल के लोगों को। किसके, भारतीय मूल के लोगों को दिया गया है ये फैसिलिटी, ये सुविधा दी गई है कि भारतीय मूल के लोग 7 वर्ष का समय बिता लें। तो जो अधिनियम 1955 की धारा 5(1)(a), अधिनियम 1955 की धारा 5(1)(a) के तहत आपको पुनः नागरिकता दे दी जाएगी, चाहे कहीं भी कमाने गए हो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, अगली बात कहते हैं, अगर कोई मान लो अमेरिका कोई व्यक्ति आया, अमेरिका का कोई प्रवासी है, एनआरआई नहीं, प्रवासी है, कोई भारत का मतलब अमेरिका का रहने वाला है, अमेरिका का रहने वाला है और भारत में रह रहा है वो, ठीक है, भारत में रह रहा है वो, और वो चाहता है कि हमें रहते रहते यानी देशीकरण के द्वारा रहते रहते हमें भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाए, देशीकरण के द्वारा, देशी पद्धति के द्वारा हमें भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाए, तो उसे 7 नहीं 10 साल का समय व्यतीत करना होगा। कितने साल का समय व्यतीत करना पड़ेगा, 10 साल का। पीसीएस ऐसे ही घुमा के प्रश्न देती है और आप 7 और 10 में कंफ्यूज हो जाते हैं। यानी आप भारतीय मूल के हैं और आपको पंजीकरण के द्वारा यानी रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है, तो आपको कितने साल का समय चाहिए, 7 साल का। और आपका कोई कनेडियन भाई है या अमेरिकन भाई है, वो भारत में देशीकरण के द्वारा चाहता है कि मैं भारत की जो है नागरिकता मिल जाए, हम भी भारत के दीपावली और इन सब में भारतीय बन के उत्सव में भाग लें, तो उसको कितने साल का समय व्यतीत करना पड़ेगा, 10 साल का समय व्यतीत करना पड़ेगा। ठीक, इतना हो गया आपका। अगली बात आती है कि नागरिकता संशोधन विधेयक यानी जो नागरिकता के संबंध में जो विधि बनी, कानून बने, उनमें पहला संशोधन सन 2005 में हुआ। कब हुआ, 2005 में। ठीक, उसमें क्या था प्रावधान 2005 में, 2 देश छोड़ दो, भारत और बांग्लादेश और पाकिस्तान। कौन से 2 देश, बांग्लादेश और पाकिस्तान। इनको क्यों छोड़ा गया है, क्योंकि हमेशा वाद विवाद की स्थिति हमेशा यहां से चलती रहती है। चीन के साथ भी होगा लेकिन चीन को इसमें शामिल नहीं करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश को पहले हम लोग क्या कहते थे, पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। अभी हम हिस्ट्री में इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। पहले बांग्लादेश नहीं था, पाकिस्तान ही था, वो उसको पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश 2 ऐसे देश हैं जहां के लोग भारत सरकार यानी केंद्र सरकार, इन दोनों लोग छोड़ दो, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को छोड़ दो, अन्य किसी भी देश के लोग भारत की केंद्र सरकार के पास आवेदन करेंगे तो उन्हें अप्रवासी नागरिक के रूप में मान्यता देने का प्रावधान है। समझ लो फिर से एक बार, नागरिकता संशोधन विधेयक सन 2005 आया और कहा गया आप 2 देश से संबंधित नहीं होने चाहिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश, कौनों देश से संबंधित हो, कोई भी देश से संबंधित हो। अगर आप नागरिक बनना चाहते हैं भारत के, अप्रवासी नागरिकता आपको दे दी जाएगी यदि आप किसके पास आवेदन करते हैं, केंद्र सरकार के पास आवेदन करते हैं। कुछ अपना डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होगा, उसकी चर्चा यहाँ करना जरूरी नहीं है और वो एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2005, ठीक। तो आपको भारत की नागरिकता अप्रवासी भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी, ठीक। इसके बाद आपको कुछ नहीं। अब बताओ भाई, भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ इतनी जाति, क्या पाकिस्तान बांग्लादेश में हिंदू नहीं रहते हैं, रहते हैं। तो मोदी जी बड़े हृदय के बहुत बड़े आदमी हैं, 56 इंच का सीना है, आप लोग जानते ही हैं। उन्होंने एक प्रावधान 2019 में लेके आया। कौन से सन में, सन 2019 में। कहा यार, जो सन 2005 में जो नागरिकता संशोधन विधेयक आया था, उसमें हमारे जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो हमारे भाई रह रहे हैं, हिंदू भाई रह रहे हैं,
क्या उनके लिए कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए? अगर वो चाहते हैं कि हमें भारत में आके रहने का मौका मिले, क्या उनके लिए कोई प्रावधान नहीं आना चाहिए? तो लगभग 15 साल बाद अधिनियम संशोधन हुआ था सन 2019 में, लेकिन 10 जनवरी सन 2020 में एक संशोधन और आया, और सबके पिताजी, जिसको हम यहाँ पे नाम तो नहीं लेंगे, बीएपी बोलते हैं, क्या बीएपी मोदी जी को कह सकते हैं? तो बी से बांग्लादेश, बी से बांग्लादेश, ए से अफगानिस्तान और पी से पाकिस्तान। बी से बांग्लादेश, ए से अफगानिस्तान और पी से पाकिस्तान। यहां पर रहने वाले हिंदू भाई, हिंदू में कौन कौन से शामिल होते हैं? हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। ये ध्यान रखिएगा कि मुस्लिमों को शामिल नहीं किया जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इसी में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी, बहुत ज्यादा मतभेद इसमें पैदा हुए थे, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हुए थे। हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, अभी ज्यादा दिन की बात नहीं हुई, कुछ ही समय पहले की बात है। तो भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आने वाले हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को के अवैध प्रवासी जो किसी तरह घुस ही आए थे भारत में, ठीक है ना, किसी तरह से घुस आए थे भारत में, उनको बोलते थे क्या? अवैध प्रवासी। ये हिंदू थे बेचारे, वहां प्रताड़ित हो रहे थे, हिंदू थे, और भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में प्रताड़ित किए जा रहे थे। उनको क्या किया गया? उनको भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया कि ये भी अप्रवासी भारतीयों की तरह यहाँ पर निवास कर सकते हैं। लेकिन एक शर्त अध्यारोपित की गई, एक शर्त लगाई गई कि वो 31 दिसंबर सन 2014 या फिर उससे पहले, 31 दिसंबर सन 2014 या फिर उससे पहले भारत में आए हों। कब से? मान लो 1 जनवरी 2015 को आए होंगे तो क्या शामिल होंगे? नहीं शामिल होंगे। अगले संशोधन का इंतजार करिए, अगले संशोधन का इंतजार करिए महोदय। आप अभी भारत के नागरिक नहीं बन सकते हैं। यदि आप 31 दिसंबर 2014 के पहले आए होते या 31 दिसंबर 2014 की रात 12 बजे तक आए होते तो आपको इसमें शामिल कर लिया जाता। ठीक, तो दोस्तों, भारतीय संविधान में नागरिकता का चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको लगा तो बहुत आसान चैप्टर होगा, लेकिन एक बार बता दें, एग्जाम में छोटी सी गलती आपको जो है बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब ये 7 वर्ष और 10 वर्ष में आप अगर कंफ्यूज हो गए तो आप ये समझिए कि आपका एग्जाम, एक क्वेश्चन आपका चला जाएगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955, ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक, 5 तरीके से। अच्छा, एक चीज छूट गया आपका कि हमने बता तो दिया था कि नागरिकता किस तरह से प्राप्त की जा सकती है, 5 तरीके से प्राप्त की जा सकती है नागरिकता, भारतीय नागरिकता, लेकिन 3 तरीके से नागरिकता खत्म भी की जा सकती है भारत की। वो कहां वर्णित होगा? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में ही यह है। भाई, नागरिकता देने का प्रावधान है तो नागरिकता छीनने का भी प्रावधान है। अगर आप अपनी नागरिकता स्वेच्छा से जाकर विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, आपकी नागरिकता चली जाएगी। या आप स्वेच्छा से नागरिकता त्याग दे रहे हैं, तब भी आपकी नागरिकता चली जाएगी। और सरकार द्वारा आपको वंचित कर दिया जाता है भारत की नागरिकता से, तो तब भी आपकी नागरिकता छीन जाएगी। सरकार द्वारा वंचित का, मान लो आप, तुमने देश के खिलाफ देश की इंफॉर्मेशन बेच दी, किसको? पाकिस्तान को या किसी अन्य देश को, जिससे भारत की संप्रभुता पर खतरा आ गया। संप्रभुता का मतलब होता है भारत की सीमा पर खतरा आ गया कि कोई विदेशी कहीं घुस ना आए, कोई विदेशी कब्जा न कर ले। तो भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर आपने जो है अंकुश लगाने की कोशिश की, तो आपको नागरिकता से वंचित देशद्रोह का करार दिया जाएगा और आपको नागरिकता से आपकी हटा दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा। ठीक है ना? तो सरकार द्वारा वंचित। तो आपके से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में कितने प्रकार से नागरिकता देने का प्रावधान है? 5 प्रकार से। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में कितने प्रकार से नागरिकता छीनने का प्रावधान है? 3 प्रकार से। ऐसे ही बेटा प्रश्न घुमा घुमा के पूछता है और इससे ज्यादा कभी प्रश्न पूछा नहीं गया है। अब आपसे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि पीसीएस में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। देखिए, हम आपको बताना चाह रहे हैं दोस्तों कि आएगा इतने से ही, अगर नागरिकता से प्रश्न बनेगा तो ये 10, 12, 15 लाइनें लिखी हुई, 10, 12 लाइनें लिखी हुई, इनसे प्रश्न आएगा 100%। अब समझ में आप समझ पाते हैं अथवा नहीं समझ पाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप वहां पर प्रश्न को समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं। और इसे ही कहते, देखिए, हम अधिकारी बनने में आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन हम अब आपको अधिकारी नहीं बना सकते हैं। जब आप उस लायक और उस योग्य हो जाएंगे, तब आप अधिकारी स्वयं बन जाएंगे।
ये बात ध्यान रखिए दोस्त, आपके पास नॉलेज चाहे जितना हो जाए, नॉलेज हो जाएगा, आप टीचर भले बन जाएं, लेकिन आप अधिकारी तभी बनेंगे जब आप उस अधिकारी के लायक हो जाएंगे। दिमाग जो है ना, इन किताबों से नहीं आता, दिमाग चलाने से दिमाग आता है और उसका प्रयोग करने से दिमाग आता है। किताबें पढ़ के आप टीचर भले बहुत अच्छे बन जाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि आप जो है पीसीएस अधिकारी बन जाएं। देखिए बहुत लोग पूछते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि फलाने तो पीसीएस है ही नहीं तो कैसे पीसीएस बनाएंगे, फलाने तो आईएएस है ही नहीं वो कैसे है। देखिए अर्जुन और द्रोणाचार्य का नाम सुना होगा, धनुर्धारी कौन थे? अर्जुन थे ना, द्रोण तो नहीं थे, गुरु द्रोण तो नहीं थे। क्यों? क्योंकि द्रोणाचार्य के पास भले ही कितनी भी शक्ति रही हो, कितनी भी असीम क्षमता रही हो, युद्ध कला कौशल धनुर्धारी विद्या रही हो, लेकिन उनके पास धनुर्धारी कहलाने की जो है कला नहीं थी, उनके पास वो योग्यता नहीं थी कि उनको लोग धनुर्धारी कह पाए। और देखो महाभारत के युद्ध में ऐसा हुआ भी, ठीक है। तो आप किसी की नॉलेज से मत जज कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप लोग अपने दोस्तों में मजाक उड़ाने लगते हैं, अरे इसका कोई एग्जाम नहीं निकला। देखिए हो सकता है कि आप ग्रुप सी स्तर के ही एग्जाम निकाल पाए और अगला जो है ग्रुप बी और ग्रुप ए का एग्जाम निकाल के। योग्यता कभी किसी का वर्तमान देख के आप किसी के फ्यूचर की प्रिडिक्शन कभी ना करिए कि हाँ जो है हम बहुत बड़े तीरंदाज हैं और ये कुछ है नहीं, हो सकता है कि वो आपसे आगे निकल जाए, ठीक है। तो आप नागरिकता वाले चैप्टर में इतना ही पढ़िए दोस्त, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ने के। अब एक बात आती है कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं हम कैसे जज करें कि हम सही दिशा में जा रहे हैं? देखिए किसी भी एग्जाम का, चाहे वो आप ग्रुप सी स्तर की तैयारी कर रहे हो, चाहे ग्रुप डी स्तर की तैयारी कर रहे हो, चाहे ग्रुप ए स्तर की तैयारी कर रहे हो, चाहे ग्रुप बी स्तर की, सब लोग एक ही सलाह देते हैं। यदि आपको पता करना है कि हमारी तैयारी सही दिशा में है अथवा नहीं, तो आप एक काम करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यदि आप नागरिकता, आज हमने नागरिकता पढ़ा दिया, यदि आप नागरिकता चैप्टर से जैसे 25-30 क्वेश्चन दिए होंगे, बहुत ज्यादा चैप्टर आए नहीं है प्रश्न इससे, लेकिन फिर भी जितने भी 25-30 प्रश्न आए हुए हैं आईएएस और पीसीएस मिलाकर, विभिन्न राज्यों की परीक्षाओं को मिलाकर, तो अगर आप उस 30 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन करने में सक्षम है इतने से, भाई आईएएस स्तर के नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा आप समझ नहीं पाएंगे पहली दूसरी बार में, लेकिन आप उसमें भी आंकड़ा लगाएंगे तो कर ले जाएंगे। 25 क्वेश्चन आप 30 में से करने में सक्षम है, आप समझ लीजिएगा कि आपका एग्जाम में ये चैप्टर आपका तैयार हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। एक प्रश्न का उदाहरण देकर मैं आपको समझाना चाहता हूं कैसे प्रश्न आते हैं। जैसे मान लीजिए कि पूछा जाए कि निम्न में से किस प्रकार से आप भारत की नागरिकता ग्रहण नहीं कर सकते हैं? निम्न में से किस प्रकार से आप भारत की नागरिकता ग्रहण नहीं कर सकते? ऑप्शन नंबर 1 जन्म से, नंबर 2 पंजीकरण के द्वारा, नंबर 3 देशीकरण के द्वारा, नंबर 4 बैंक में खाता खोलकर। बहुत लड़के इसमें पूरी तरीके से स्पॉइल्ड हो गए थे, खत्म हो गए थे इस प्रश्न में, जब ये प्रश्न पीसीएस में पूछा गया था या आईएएस में, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन पूछा गया था। तो बैंक में खाता खोलकर आप किसी प्रकार की कोई नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यही है ना, आंसर होना चाहिए आपका। ऐसे ही बेटा प्रश्न आते हैं और आपको वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में इसको करना होगा, ठीक है। तो आज जाइएगा इस प्रश्न इस चैप्टर को पढ़िएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हटा जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस चैप्टर से प्रश्न बनाने का प्रयास करिएगा, देखिएगा अच्छा प्रश्न आपको पूरा प्रश्न बन जाएगा, ठीक। अब दूसरी चीज यह है कि दिमाग में संशय आता होगा कि सर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मेरे अंदर बेटा इतनी क्षमता है कि मैं रात भर में पूरी संविधान खत्म कर दूंगा आपका यहीं खड़े खड़े, लेकिन आपके अंदर भी क्षमता होनी चाहिए ना उसको पचाने की, ठीक है। मैं तो 7-8-10 साल से पढ़ा ही रहा हूं, लेकिन आपके अंदर भी क्षमता होनी चाहिए उस चीज को पढ़ने और समझने की। तो धीरे धीरे चलेंगे, अभी तो आपको मैं आपका सांचा तैयार कर रहा हूं, और फिर जब रातों रात क्लासेस चलेंगी, अच्छी खासी लंबी क्लासेस चलेंगी, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ हमारी तैयारी पीसीएस स्तर की हो रही। बहुत नहीं पढ़ना है, लेकिन कई बार पढ़ना है। और इसी के साथ धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।